ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज़्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहाँ पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में ना रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं हैं? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं हैं? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए हैं 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था, लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ। आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपका आंकड़े ही नहीं है। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं। विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार का बजट पेश किया है। विशेष रूप से इसको हमारे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से इनकम टैक्स का एग्जम्पशन स्लैब जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया है और 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये जो घोषणा है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में साबित होगा। 7 लाख से सीधा 12 लाख का जंप। और मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 में मोदी सरकार ने ही 2.5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट लेकर
वो गए थे, वहां से लेकर अब 12 लाख तक का ये सफर हमारे मिडिल क्लास, सैलरीड और हमारे जो नए तरुण हैं, इनके लिए एक बहुत ही सुखकारी इस प्रकार का अनुभव होगा। इसके कारण एक डिस्पोजेबल इनकम एक बहुत बड़े तबके के हाथों में आएगी, जिसके कारण खरीद भी होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, एमएसएमई को भी फायदा होगा, रोजगार की भी निर्मित होगी। तो एक प्रकार से इसका एक बड़ा अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट हमको दिखाई देने वाला है। बजट है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए कारगर साबित होगा, जिसमें स्कूली बच्चे, गरीब के बच्चे और हमारे सरकारी स्कूलों को हाईटेक करना, बिहार को मखाना इंडस्ट्री लगाने से लेके नए एयरपोर्ट, ग्रीन हरित एयरपोर्ट से लेके हर डिपार्टमेंट, मतलब मुझे अब तक सेकंड टर्म हुआ, इतना शानदार बजट है कि मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं। गरीबों के लिए, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीयों के लिए, सभी के लिए बहुत टैक्स से लेके हर जगह पे बहुत, कहीं पर भी बोझ नहीं आया, कहीं एक्स्ट्रा बोझ नहीं लादा गया। मैं साधुवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, कि क्या शानदार बजट पेश किया है। पूरे भारत को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, बिहार के लाखों किसानों की ओर से जो मखाना की खेती करते हैं, हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश में टी बोर्ड का गठन है, रबड़ बोर्ड का गठन है, उसी प्रकार से बिहार के मखाना किसानों की यह मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम सब लोगों ने भारत सरकार से इसका आग्रह किया था। अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान जी जब पटना आए थे, उस समय भी हम लोगों ने आग्रह किया था और आज वो सपना साकार हो गया बिहार के मखाना उत्पादक किसानों का, कि अब देश में बिहार के किसान जो मखाना पैदा करते हैं, उनके लिए मखाना बोर्ड के गठन का आज निर्णय लिया भारत की सरकार ने, और उसकी घोषणा आज की बजट में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया है। ठीक है, लेकिन जो हमारे किसान को एमएसपी चाहिए था वो नहीं दिया। और न्यूक्लियर की बात की, हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं, गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है बिहार, दिल्ली, उसके लिए ये सब नजर आ रहा है। बिहार को विशेष दिख ही रहा है, साफ दिख रहा है, और कहीं किसी की कोई बात ही नहीं, हरियाणा को कुछ मिला नहीं। Look at the details before we can really give an intelligent comment about the budget, because the budget is always, the devil is in the details, and really can't make up our minds one way or the other merely by hearing the finance minister's speech. There has been a slew of new proposals, but one must also see what happened to the proposals announced in the previous budget, because some grand schemes were announced in the previous budget as well. So what is the status of them? And now another slew of schemes have been announced, which will all, even by their own words, will only get fulfilled well after the culmination of this parliament in 2029. So we'll have to see the efficacies of all these schemes, the previous schemes in this. And unless we look at the details, which I will in the next few hours, we'll make a much more detailed comment about the budget. Focus on Bihar state. That's quite natural that, I mean, every time a state comes up for election, it seems to be, it gets a disproportionate amount of attention. But that seems to be the political direction in which budgets are made these days. Overall budget, it's a balanced budget. It's a non-inflationary budget. It has an infrastructure incentive. It has a lot of social inputs which will create a very balanced society lifeline. Apart from that, a state like Bihar has also been given a lot of things, and Bihar has been lagging in many respects. So, post-2015 package, this is a new proposal which has come to Bihar, whether it is airports, greenfield airports, whether it is IITs, whether it's education, Makhana board. I think Bihar deserves what it has got, and congratulations to
the people of Bihar, and also thank you to the Prime Minister and the Finance Minister. मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे लाने के लिए कोशिश की और एक बार वापस हमें इस बजट में भी देखने के लिए मिला कि महिलाओं को आगे लाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से रहे या अन्य योजनाओं के माध्यम से, बैंक की योजनाओं के माध्यम से पूरा प्रावधान किया गया है कि हमारी लखपति दीदी की जो योजना मोदी जी ने पिछले कई सालों से चलाते आ रहे हैं और आज उसका हमें फायदा भी दिखाई दे रहा है। खुद भी मैं हमेशा बात करती हूँ जब महिलाओं के साथ कि आज एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला कभी हम टर्नओवर देखें तो आज 2 करोड़ 3 करोड़ तक पहुंच रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला आज खुद सेल्फ सफिशिएंट आज वो हो रही है, खुद सक्षम हो रही है और इस देश को विकसित करने के लिए उसके माध्यम से एक छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से भी बहुत बड़ी अहम भूमिका हमें महिलाओं की देश की महिलाओं की देखने के लिए मिल रही है और इस बजट में भी हमें वो देखने के लिए मिला है। जो हमने 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के लोगों ने लिया है, तो आज इस बजट के माध्यम से हमें वो भविष्य में पूरा होते दिखेगा। मैं कहूँगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू करते हैं और आम आदमी का बजट अनाउंस होता है। तो बिहार भी उम्मीद कर रहा होगा। बाकी सारा विस्तार से महिलाएं हों, हमारे किसान हों, युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम हो, हम उन सबको पहले देखूंगी, पर उम्मीद करती हूँ उन सबको ध्यान में रखकर, जैसे मैंने आज सवेरे भी कहा था, उनका 8th रिकॉर्ड टर्म कंसेक्यूटिव बजट है, वो रिकॉर्ड पार करते हुए वो जनता 1.4 बिलियन नेशन के जो जनता है वो उनको तरफ देख रही थी कि उनको राहत की सांस मिले। कॉमन मैन का बजट है। अभी तक सिर्फ आलोचना विरोधक कर रहे थे कि कॉमन मैन के लिए क्या है ये बजट में। आज कॉमन मैन के लिए पूरी तरीके से ये बजट दिया गया है। हर सेक्टर इसमें कवर किया गया है। किसान इसमें कवर किए गए हैं, स्टूडेंट्स इसके कवर किए गए हैं, हेल्थ केयर इसमें कवर किया गया है। मिडिल क्लास सबसे बड़ी राहत कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स उन पर नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी पहल सरकार के ओर से है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो सबसे बड़ा घटक इस देश का मिडिल क्लास है उसको राहत देने का काम इस बजट के माध्यम से हुआ है। बिहार को भी प्राथमिकता मिली है और बिहार में बहुत बड़े परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है और यह बजट गरीब कल्याण का है, गरीबी मिटाने का है, किसान कल्याण का है, मध्यम वर्ग को मदद पहुंचाने वाला है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाओं की मंजूरी दी गई है और जिसके माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह बजट रोजगार के अवसर देने वाला बजट है और इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला यह बजट है। और बिहार में विशेषकर जो मखाना बोर्ड स्थापना की स्वीकृति हुई है, वहाँ जो कोसी के क्षेत्र हैं और कोसी के क्षेत्र के लिए जो परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, इससे बाढ़ के विभीषिका में भी कमी होगी, सिंचाई भी इससे उपलब्ध होंगे और कोसी के क्षेत्रों को, खासकर किसानों को काफी मदद मिलेगा। वहाँ ग्रीन एयरपोर्ट की भी जो स्वीकृति हुई है, उसके अलावा वहाँ बहुत सारी ऐसी बातों को बिहार के विकास को देखते हुए, बिहार की स्थिति को देखते हुए, वहाँ के बिहार के विकास के लिए और बिहार के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बिहार वासियों की ओर से
बहुत बहुत आभार। ये चाहते थे कि सरकार अपने तरफ से कुंभ में जो लोगों की मृत्यु हुई उसको लेकर एक चर्चा का निर्णय ले। हम चाहते हैं, विपक्षी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सदन के अंदर महाकुंभ में जो इतनी लोगों की मृत्यु हुई, लोग घायल हुए, आज भी पता नहीं कि जो सूची नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसको लेकर सदन में एक चर्चा की तारीख स्थित हो, ये हमारी मांग थी। हमारी मांग को नजरअंदाज करने के लिए विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी, विभिन्न इंडिया गठबंधन के दल ने वॉकआउट किया और आज तक भी हमें ये जानकारी नहीं मिली कि चर्चा होगी कि नहीं होगी। हम चर्चा के पक्ष में, ताकि पूरा का पूरा सच्चाई देश के सामने आए। दूसरी बात, जहां तक बजट पे आए, ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है और आज भी यही है। बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही है। टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी, जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी, तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है, सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है। दिस बजट इज अ नॉन इवेंट। देखिए, सबसे ज्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए। बिहार, जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार। उसके बाद असम की आ रही है तो असम। पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए। किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड। सो किसानों के विरुद्ध एक बजट था और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई, तो दुख है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया। बात है, मैं भारत देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इनका अभिनंदन करता हूँ। उन देश के लिए विकसित देश बनने के रास्ते के तरफ हमारा देश जा रहा है। इतना उपयुक्त ये बजट है, अच्छा बजट है। सभी क्षेत्र को, मुख्यतः मीडियम क्लास को उन्होंने दिलासा अच्छा दिया है। मैं दोनों का फिर एक बार अभिनंदन। I think frankly the applause you heard from the BJP benches was for the middle class tax cut. We look at the details and that may be a good thing. So if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if you don't have a salary? Where is the income going to come from for you to benefit from income tax relief? You actually need jobs. Unemployment was not mentioned by the finance minister in her speech. And the generation of jobs becomes vital because in our country, not only do we have record unemployment, but youth unemployment is particularly grim at the moment. We have the world record in youth unemployment and in college educated unemployed. So what is the method to generate jobs for these people? अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।